कोमागाटामारू इंसिडेंट जो हुआ था उसके बारे में एक दो नोट हम लोग यहां पर और देखते हैं। कोमागाटामारू इंसिडेंट कनाडा से संबंधित है, जिसमें कनाडा की सरकार ने जो भारतीयों से भरा हुआ एक जहाज जा रहा था उसको रोक दिया था। उसके पीछे का कारण एक तो ये था कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश थे उस समय जो खुद गुलाम थे ब्रिटेन के, यानी ब्रिटेन की हुकूमत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चलती थी, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भारत जैसे गुलाम नहीं थे। वो डोमिनियन स्टेटस उनको मिला हुआ था, माने वो ऑटोनोमस थी, और ब्रिटेन के गुलाम तो थे लेकिन ऑटोनोमस माने उनको भारत की तुलना में खुद शासन करने की बहुत सारी छूट मिली हुई थी। ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट पास्ड एन इमिग्रेशन एक्ट 1909। कनाडा की सरकार ने 1909 में ही एक कानून ऐसा बना दिया था टू स्टॉप इंडियन पॉपुलेशन, और जिसका उद्देश्य यह था कि भारत की जो जनसंख्या कनाडा इत्यादि जगह में आ रही है उसको रोकना। उसका कारण यही था कि वहां पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वहां पर रहने वाले जो खास करके पंजाबी लोग थे उनके द्वारा, इसलिए 1909 से ही भारतीयों को रोकने का वहां पर कानून बन गया था। इस कानून में एक बात यह भी था कि ओनली दोज इंडियंस वर अलाउड टू इंटर हु वर सेलिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, यानी केवल ऐसे भारतीय लोगों को ही कनाडा के बंदरगाहों में जहाज से उतरने दिया जाता था जो सीधे भारत से कनाडा जा रहे हैं। अगर वो हांगकांग से, सिंगापुर से, जापान से या कहीं और से जो है कनाडा पहुंचे हैं तो उनको नहीं रुकने दिया जाएगा, वहां पर उनको वापस भेज दिया जाएगा। ये वहां का कानून था। इसलिए जब बाबा गुरदीप सिंह ने 376 यात्रियों को लेकर के गए थे, उसमें से कुछ इंडिया के थे, कुछ सिंगापुर से थे, कुछ जापान से थे, और उन सबको जहाज में लेकर के ले जाया गया था वहां पर। ठीक है, ये बाबा गुरदीप सिंह जो थे पंजाबी सिख थे और सिंगापुर में अपनी एक शिपिंग बिजनेस चलाते थे, और उस शिपिंग बिजनेस का नाम उन्होंने रखा था गुरु नानक शिपिंग नेविगेशन कंपनी। सिंगापुर से ये कंपनी अपनी चलाते थे। ठीक है, इन्होंने ही वो कोमागाटामारू नामक जहाज जापान से किराए पे लिया था। उसमें 376 पैसेंजर थे, इनमें से 340 सिख थे, 24 मुसलमान थे और 12 जो है वो हिंदू थे। इन 376 में से 24 को ही वहां पर उतरने दिया गया था, और बाकी जो बच गए उनको जो है वापस कलकत्ता जो है वो वापस भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो पिछले वीडियो में मैंने कोमागाटामारू इंसिडेंट जो डिस्कस किया था उसमें ये बातें और जोड़ देंगे हम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, और जब प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है और लगभग 4.5 साल चलता है, और 11 नवंबर 1918 को यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध भारत में चल रहा, मतलब दुनिया में चल रहा होता, उस समय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का क्या रुख होता है, क्या मूड होता है, हम उसको समझते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इस प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना यहां हमारा रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण थे, खास करके सबसे बड़ा कारण यह था कि यूरोप में कई देश अब शक्तिशाली हो चुके थे। जर्मनी भी शक्तिशाली हो चुका था, रूस भी शक्तिशाली हो चुका था, फ्रांस भी, फिर अमेरिका भी, ऑस्ट्रिया, सर्बी, हंगरी, टर्की, ये सारे देश यूरोप में महत्वपूर्ण हो चुके थे। और इन देशों के बीच में एशिया और यूरोप के देशों को गुलाम बनाने की होड़ मची हुई थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध का कारण था साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म। सभी यूरोप के जो बड़े देश थे वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए टेरिटरी की खोज कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा देशों को गुलाम बना करके अपना एम्पायर सबसे बड़ा करना चाहते थे, ताकि एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बना करके वहां के रिसोर्सेस का यूज वो अपने लिए कर सके। ये एकमात्र, अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा कारण विश्व युद्ध का था। लेकिन उसका इमीडिएट कारण क्या था? कारण और भी कई थे, लेकिन तात्कालिक कारण जिसके कारण ये विश्व युद्ध छिड़ गया, पृष्ठभूमि इसकी बननी तो 1910 से ही शुरू हो गई थी, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। लेकिन तत्कालिक कारण था आज का जो देश है ऑस्ट्रिया उस समय, और आज का जो देश है हंगरी, ये पहले दोनों एक हुआ करते थे। उस देश को कहा जाता था ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया या हंगरी या ऑस्ट्रिया हंगरी कुछ भी कह दो, तो तीनों एक है। तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे
उनका सर्बिया की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम था ब्लैक शर्ट्स, उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्लैक शर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, उसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी थी। इसलिए ऑस्ट्रिया ने सारा आरोप सर्बिया के ऊपर ला करके रख दिया था कि आप जल्द से जल्द अपने उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने भी ये काम किया है उनको पकड़िए और उनको सजा दीजिए। सर्बिया ने मना कर दिया कि इसमें ना तो हमारा कोई रोल है ना ही हमारे यहाँ के लोगों का रोल है। बस सर्बिया ने मना किया और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। फिर ऑस्ट्रिया ने जो है हमला कर दिया सर्बिया के ऊपर, और जब ऑस्ट्रिया ने हमला किया तो ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए आ गए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ऐसे देश जो है साथ आ गए। तो एक गुट बन गया ऑस्ट्रिया और उसके सपोर्टर का, और दूसरा गुट सर्बिया, और सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए आए जर्मनी, टर्की, ठीक है, ऐसे देश सामने आए और एक गुट इधर बन गया। तो दो गुट बन गए पूरी दुनिया में। अब अगर ब्रिटेन लड़ रहा है तो ब्रिटेन के लड़ने का मतलब है कि ब्रिटेन ने दुनिया के जितने देशों को गुलाम बना रखा है वो भी लड़ रहे हैं। उसी प्रकार जर्मनी लड़ रहा है तो जर्मनी ने जितने देशों को गुलाम बना रखा है वो भी लड़ रहे हैं। तो उस समय दुनिया के जितने महत्वपूर्ण देश थे और उनके जो गुलाम देश थे वो सब एक तरीके से इस युद्ध में भाग ले रहे थे, इसलिए इस युद्ध का नाम विश्व युद्ध पड़ा। ठीक है, तो ये जो युद्ध था दो खेमों में बटा हुआ था। एक को बोलते थे एलाइड पावर। एलाइड पावर में कौन कौन देश आते थे हम देखते हैं। एलाइड पावर में एक तो तीन महत्वपूर्ण देश थे जिन्होंने मिलकर के अपना एक संधि किया था कि हम तीनों इस युद्ध में मिलकर के लड़ेंगे। तीनों ने अपना एक गुट बनाया था और उस गुट का नाम था ट्रिपल एंतांत। ठीक है, ये इटालियन भाषा है एंतांत, जिसका मतलब ही होता है गुट। ठीक है, तो ट्रिपल एंतांत, और इस ट्रिपल एंतांत में थे ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए। ये तीन देश का जो गुट है ये ट्रिपल एंतांत कहलाता था। इन्होंने ऑस्ट्रिया का साथ देने का अपना विचार रखा था प्रथम विश्व युद्ध में। बाद में इस गुट में, जिसको हम एलाइड पावर कहते हैं, इसमें जापान भी शामिल हो गया, इटली भी शामिल हो गया, चाइना भी शामिल हो गया, और ऑस्ट्रिया हंगरी को तो ये लोग सपोर्ट कर ही रहे थे। तो ये पूरा जो गुट था ये कहलाया एलाइड पावर। और साथ में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए के जितने गुलाम देश थे, जापान के, इटली के, ये सारे भी इसमें भाग ले रहे थे। एक पक्ष ये था। दूसरा पक्ष था वर्सेस किसके खिलाफ ये युद्ध हुआ था। जो दूसरा पक्ष था उसको कहते थे सेंट्रल पावर। तो ये युद्ध हुआ एलाइड पावर वर्सेस सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन आते थे? ऑस्ट्रिया और जो सर्बिया है, सर्बिया का साथ देने के लिए तीन देशों ने मिलकर के गुट बनाया था जिसको बोलते थे ट्रिपल अलायंस। और इस ट्रिपल अलायंस में आते थे जर्मनी, रसिया और टर्की। ठीक, और प्लस ये लोग सर्बिया का साथ दे रहे थे। तो तीन देश ये और सर्बिया, ठीक है, इसके अलावा बेल्जियम वगैरह ने भी इसमें साथ दिया था। पर ये चार देश इधर महत्वपूर्ण थे जिसको सेंट्रल पावर कहा जाता है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का मैंने थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताया। अब यहां पूरा प्रथम विश्व युद्ध हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इतना समझ लेना कि प्रथम विश्व युद्ध की जो लड़ाई है ये यूरोप में, अफ्रीका में लड़ी गई। ठीक है, जब ये युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन ने भारत के लोगों से, भारतीय सैनिकों से और भारतीय संसाधनों का भरपूर उपयोग किया। ठीक, जब ये प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन तो चाहता था कि भारत इसमें भाग ले, और चाहने की बात क्या थी, भारत गुलाम था, भारत को भाग लेना ही था। ठीक, अब चाहे हम मर्जी से भाग लें या मजबूरी में भाग लें। तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रति कि हम साथ देंगे या नहीं देंगे। तो जो मॉडरेट लीडर्स थे, जिसमें से गांधी थे और बाद में तिलक, जो कि एक गरम दल के नेता थे, लेकिन इनको 6 साल मांडले जेल में रखा गया और वहां से छूट के आए, तो ये भी उदारवादियों की तरह हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने भी उदारवादियों में गांधी, गरम दल में तिलक, इन दोनों ने सपोर्ट किया। ठीक है, सपोर्ट किया ब्रिटेन का, और लोगों से कहा, भारत के लोगों से कहा कि हम हर प्रकार से ब्रिटेन का मदद जो है वो इस युद्ध में करेंगे, मारे हम ब्रिटेन के साथ खड़े हुए हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, तिलक के सपोर्टर, और भी जो गरम दल के नेता बच गए थे, चिदम्बरम पिल्लई जैसे कुछ लोग, ठीक है, इन्होंने भी ब्रिटेन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। लेकिन एक शर्त रखी थी, और शर्त ये रखी थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो आप हमें
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसा जो डोमिनियन स्टेटस है, ऑटोनोमस, हमें प्रदान करेंगे। ठीक है, यानी भारत में हम ज्यादा से ज्यादा हम ही लोग शासन करेंगे, हम ही लोग कानून बनाएंगे और आप लोगों का हस्तक्षेप कम से कम होगा, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। इस कंडीशन में हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने पसंद किया कि ठीक है, प्रथम विश्व के बाद हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे, अभी तो युद्ध का समय है, आप हमारा साथ दीजिए। तो एक्सट्रीमिस्ट ने भी सपोर्ट किया। मुस्लिम उसकी क्या स्थिति थी, मुस्लिमों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने एक शर्त रखी कि चूंकि ब्रिटेन के खिलाफ टर्की लड़ रहा था, टर्की सेंट्रल पावर में था और ब्रिटेन एलाइड पावर में था, और टर्की में मुसलमानों के सबसे बड़े जो गुरु थे, खलीफा, वो वहां पर बैठते थे। तो मुसलमानों ने ये कहा था ब्रिटेन से कि हम युद्ध में आपका साथ देंगे, लेकिन शर्त यह है कि युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन आप हमारे खलीफा के प्रति उदार रहेंगे, खलीफा के प्रति कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करेंगे और खलीफा का सम्मान आप करते रहेंगे। इस शर्त में उन्होंने अपना समर्थन दिया था। जो क्रांतिकारी थे भारत के और भारत के बाहर, जो पीछे पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं, गदर पार्टी है, इंडिया हाउस है, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हमारे यहां थे। उनका क्या विचार था, उन्होंने कहा था कि यह सुंदर मौका है, जब दुनिया के कई देश ब्रिटेन के खिलाफ मिलकर के लड़ रहे हैं, तो हमें भी रसिया, टर्की और जर्मनी यानी कि सेंट्रल पावर का साथ देना चाहिए, ब्रिटेन के खिलाफ हम लोग लड़ें, क्योंकि ब्रिटेन वादा खिलाफी करने में जाना जाता है। वो अभी कोई भी वादा कर देगा और बाद में जब युद्ध खत्म होगा तो वो कोई वादा पूरा करने वाला नहीं है। और सच्ची बात तो ये है कि जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक भारत का भला नहीं हो सकता। ये मौका आया है बहुत बढ़िया, हम इसमें जर्मनी, टर्की जैसे देशों का साथ दें, ब्रिटेन का साथ ना दें और ब्रिटेन के खिलाफ हम लड़ें और उनको भारत से खदेड़ दें। प्रिंसली स्टेट जो राजा महाराजे थे, उनका क्या था, वो लोग तो बढ़िया सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेजों को, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के कारण ही उनकी सत्ता भारत में बची हुई थी और अंग्रेजों के वो बहुत ही प्रबल भक्त थे, लॉयल थे उनके प्रति, उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। भारत से जो पार्टिसिपेंट्स थे, भाग लेने वाले भारत से कौन लोग थे, 1.3 मिलियन यानी लगभग 13 लाख भारतीय सिपाही थे जो रिक्रूट किए गए थे और उनको ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ने, किसी को स्विट्जरलैंड भेजा गया, किसी को लक्समबर्ग, किसी को ऑस्ट्रिया, किसी को अफ्रीका के देशों में भेजा गया, फ्रांस में भेजा गया, ठीक है, कुछ लोगों को अमेरिका भेजा गया। तो तरह तरह से अलग अलग जगह भारतीय सैनिकों को जो है वो भेजा गया, ठीक है। इसके अलावा मॉडरेट्स भी इनडायरेक्टली वो युद्ध में लड़ने तो नहीं गए थे, लेकिन पैसों से, रिसोर्सेज से, यहां तक कि युद्ध में लड़ने के लिए जानवरों तक की जरूरत थी, इन तमाम तरीकों से मॉडरेट्स जो है वो मदद कर रहे थे। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स भी जरूरत पे पैसे दे रहे थे, कुछ और भी रिसोर्सेज जो ब्रिटेन को चाहिए था वो दे करके जो है वो मदद कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो अंग्रेजों का अपने आप को भक्त मानते थे, वो भी अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने छोटे छोटे दल बनाए थे। उन दलों का नाम था ब्रिगेड्स। वो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स थे, यानी उसका संबंध न तो भारत की जो सेना थी अंग्रेजों की उससे थी, न भारत के राजा महाराजाओं से थी, न भारत के कांग्रेस पार्टी से थी। उन्होंने स्वैच्छिक रूप से अपनी निष्ठा अंग्रेजों के प्रति दिखाने के लिए ये दल बनाए थे, इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स, और उनके कुछ नाम थे जैसे बन्नू ब्रिगेड, ठीक है, ये नाम याद रखना है, ठीक है, डेरा जाट ब्रिगेड, कोहट ब्रिगेड इत्यादि, ये नाम याद रखने बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बन्नू, डेरा जाट और कोहट ब्रिगेड ये भी छोटे छोटे दल थे। इन्होंने अंग्रेजों को मदद देने के लिए भारत से ये कुछ अपने एक ब्रिगेड बनाए हुए थे, ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, ठीक है। इंडियन आर्मी कंट्रीब्यूटेड एट लार्ज इन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, मेडिटेरेनियन इत्यादि, यानी भारतीय सेना ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च वैलर, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने वहां पर करके दिखाया और उनको लड़ने के लिए मिडिल ईस्ट के कई देशों में, इजिप्ट में, टर्की में, ठीक है, यहां पर भेजा गया, अफ्रीका के कुछ देशों में भेजा गया, मेडिटेरेनियन में फ्रांस, इटली, जर्मनी इत्यादि के देशों में इनको लड़ाई करने के लिए भेजा गया, ठीक है। तो इसमें जो है ओवर 13 लाख
लाख से ऊपर भारतीय सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। अल्टीमेटली युद्ध के समाप्त होते होते तक 62,000 भारतीय सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए, और लगभग 67,000 जो है वो जख्मी हुए थे। ठीक है, कुछ जगह पर ये आंकड़ा 75,000 भी दिखाया जाता है मरने वालों का। ठीक है, तो एक मोटा मोटा यदि हम मान लें तो 70,000 के आसपास यदि एवरेज की बात करें तो मारे गए थे, और लगभग 70,000 के आसपास ही इस युद्ध में जख्मी हुए थे। ठीक है, अब ये चूंकि 4.5 साल चला, एक लंबा युद्ध था। इस विश्व युद्ध के भीतर छोटे छोटे कई युद्ध हुए हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक युद्ध था फर्स्ट बैटल ऑफ यप्रेस, YPRES। यप्रेस जगह है बेल्जियम में। ठीक है, तो वहां पर भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया था, जिसमें एक तरफ जर्मनी थी, दूसरे तरफ ब्रिटेन और बेल्जियम वगैरह थे। तो इस युद्ध का नाम फर्स्ट बैटल ऑफ यप्रेस रखा गया था, और इसमें भारतीय सैनिक ने ब्रिटेन की ओर से लड़ते हुए बड़ा सर्वोच्च प्रदर्शन किया था। और इसी में खुदादाद खान, जो कि बलूच रेजिमेंट के एक गनर थे, ठीक है, तोपची थे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया था और 5 अंग्रेजों को मरने से बचाया था इस युद्ध में। ठीक है, इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ तो इनको विक्टोरियन क्रॉस, जो कि आज वर्तमान में परमवीर चक्र, जो भारतीय सैनिकों को दिया जाता है सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए, सर्वोच्च वीरता दिखाने के लिए, उसके इक्विवेलेंट होता था विक्टोरियन क्रॉस। तो यह पुरस्कार उनको युद्ध के बाद दिया गया, और इस प्रकार से जो खुदादाद खान है वो विक्टोरियन क्रॉस, यानी कि आज का परमवीर चक्र के समतुल्य, उसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने। हालांकि कुल 11 भारतीयों को युद्ध के बाद परमवीर चक्र विक्टोरियन क्रॉस का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, हालांकि यह बात आपको याद रखना है, इंडियंस वर नॉट अलाउड फॉर विक्टोरियन क्रॉस अंटिल 1911। 1911 तक भारतीय चाहे कितना भी महान कार्य कर लें, भारतीय सैनिक, उनको विक्टोरियन क्रॉस नहीं दिया जाता। ठीक है, उनको और भी कुछ मेडल्स दिए जाते थे, एम्प्रेस मेडल, विक्टोरियन मेडल, बैलर मेडल, ऐसे कई मेडल हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा पुरस्कार था वीरता का, ये नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद और 1911 के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बदली, और भारतीय सैनिकों को वो ऑलरेडी कई जगह लड़ने भेजते थे, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये विक्टोरियन क्रॉस देना 1911 के बाद शुरू किया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 11 लोगों को ये विक्टोरियन क्रॉस मिला था। ठीक है, उनके नाम हम लोग दे देते हैं। उनमें से एक तो था खुदादाद खान, ये तो था ही। ठीक है, इसके अलावा और ये 10 नाम नीचे लिखे हुए हैं: दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी, लांस नायक लाला, गोविंद सिंह, बदलू सिंह, मीर दस्त, कुलबीर थापा, शहामद खान और करण बहादुर राणा। ये टोटल 9 व्यक्ति हैं, और खुदादाद खान 10, और एक और कोई होगा, सबके नाम जरूरी नहीं है, पर ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरियन क्रॉस मिला था, ये आपको याद है। ठीक है, जब ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो भारत के जो वीर सैनिक लड़े थे ब्रिटेन की तरफ से, उनको एक प्रकार से सम्मान देने के लिए इंडिया गेट बनाया गया था न्यू दिल्ली 1931 में। और इंडिया गेट में जो पत्थर लगे थे, उन पत्थरों पे जो भारत के लिए मरने वाले सिपाही थे, उनके नाम उसमें लिखे गए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया गेट भारत ने नहीं बनवाया, अंग्रेजों ने बनवाया है, और उसमें उन भारत के वीर सैनिकों का नाम लिखा हुआ है जो ब्रिटेन के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ठीक है, 1931 में ये इंडिया गेट जो है वो बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, ये सब लुटियंस द्वारा बनवाया गया था, एडविन लुटियन। ठीक है, नोट, जब इधर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत की क्रांतिकारी तो वैसे भी ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत और भारत के बाहर जर्मनी और टर्की से हथियार और पैसा और सहयोग लेकर के वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। तो भारत में भी, खास करके पंजाब और बंगाल में जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई एक क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। अब अंग्रेजी सरकार को एक दिक्कत यह थी
कि ये तो युद्ध में ध्यान दे, कि ये भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है उस पर ध्यान दे, क्योंकि वो ज्यादातर सेना, पुलिस इनको भेज दिए थी युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, तो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। यह एक क्रिमिनल लॉ था, एक आपराधिक कानून था, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता पाया जाएगा तो उसको सीधे फांसी की सजा दे दी जाएगी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये कानून इसलिए आया था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में चल रही थी उनको समाप्त किया जा सके, उनको रोका जा सके। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ा। ठीक है, डेब्ट ऑन इंडिया एंड फर्दर इंटरेस्ट फ्रॉम इंडिया, यानी ब्रिटेन को युद्ध लड़ना था और इस युद्ध में ब्रिटेन को भारी मात्रा में धन की जरूरत थी, इसलिए ब्रिटेन ने खुद ब्रिटेन के बैंक से और भी कई दूसरे देशों से, अमेरिका जैसे देशों से भारी मात्रा में कर्जा लिया ताकि वो उस युद्ध में विजयी हो सके। अब अल्टीमेटली ये जो कर्जा चढ़ेगा ये तो भारत के ऊपर उनको थोप देते थे, क्योंकि भारत उनकी एक ऐसी मुर्गी थी कि जिसको जब हलाल करके जितने अंडे चाहे निकाल लो। ठीक है, तो वो पूरा कर्जे का बोझ इस युद्ध में लड़ने पर जो लिया गया था ब्रिटेन के द्वारा वो भारत पर मढ़ दिया गया और फिर वो भारत की जनता पर टैक्स लगा करके वसूला जाएगा। इसके अलावा जो कर्जा लिया वो तो ठीक है, कर्जे का जो ब्याज भुगतान किया जा रहा है, इंटरेस्ट भुगतान किया जा रहा है, वो भी भारत की जनता की जो गाढ़ी कमाई है कर के रूप में वसूल करके यहां से किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक दोहन प्रथम विश्व युद्ध के बाद और ज्यादा भारत का हुआ। प्रिंसली स्टेट्स एंड मॉडरेट वर आल्सो आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल हेल्प। जो भारत के मॉडरेट लीडर थे, राजे महाराजे थे, उनसे भी कहा गया कि भैया हमारी मदद करो, जो कुछ पैसा दाम है हमको दो, सोना चांदी दो। ठीक है, उनसे भी मदद लिया गया। इट क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में एक नए प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वो बनी। कैसे बनी देखते हैं। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। भारत की जो ब्रिटेन सरकार थी उसने अपने मिलिट्री के खर्चे में तेजी से बहुत ज्यादा वृद्धि किया, which was financed by war loans and increasing tax। और ये जो एक्सपेंडिचर में खर्चा किया बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ा दिया, डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसको पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने दो तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला ये कि दुनिया के कई देशों से पैसा लोन लिया और वो सारा कर्जा भारत के ऊपर मढ़ दिया। दूसरा, युद्ध के समय ही भारतीयों पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए गए, जो कर पहले से थे उन करों की जो मात्रा है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा नए नए कर भारत में लगाए गए। जैसे देखते हैं हम, कस्टम ड्यूटी टैक्स जो है भारत में बढ़ा दिया गया था, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब इन सब का प्रभाव यह हुआ कि प्राइस इंक्रीज। भारत में जो वस्तुएं थी, दिन प्रतिदिन में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते थे, खाद्यान्न पदार्थ और भी जो वस्तुओं का उपयोग करते थे, उनकी कीमतें हद से ज्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया। और एक आंकड़ा बताता है कि 1913 की तुलना में 1918 में प्राइसेस लगभग डबल हो चुके थे, 2 गुनी महंगाई बढ़ चुकी थी। फोर्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम रूरल एरियाज। अंग्रेज लोग जबरन भारत में यह चाहते थे कि भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग सैनिक के रूप में भर्ती हों, अतः ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान लोग थे, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले थे, ठीक है, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक थे, उनको जबरन फोर्स करके और सेना में भर्ती किया गया। और इन सब में मॉडरेट लीडर गांधी वगैरह ने भी काफी मदद किया। गांधी जी ने तो भारत के युवाओं से आह्वान किया था कि यह हमारा कर्तव्य है कि हमारा स्वामी ब्रिटेन तकलीफ में है, हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं का कर्तव्य है कि हम सेना में भर्ती होकर के उनकी मदद करें। इसलिए करमदल के नेताओं ने गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, रिक्रूटिंग सार्जेंट नामक एक उपाधि दे रखी थी। ठीक है, एक प्रकार से उनकी आलोचना करने के लिए। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा युवाओं को भर्ती किया गया। फूड ग्रेन्स, क्योंकि अब ब्रिटेन में युद्ध चल रहा है तो ब्रिटेन में खाद्यान्न पदार्थ की कमी हो गई, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में
ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को बनाया जा रहा था जो युद्ध में जरूरी हो, हथियार बनाए जा रहे थे, और ऐसी चीजें जो जिनका युद्ध में जरूरत पड़ता है, मेडिसिन बनाए जा रहे थे। खाद्यान्न पदार्थ का उत्पादन वहां पर कम हो गया था, इसलिए सारे फूड ग्रेन्स, खास करके जो सेरेल्स होता है, माने कि खाने वाला पदार्थ, गेहूं, मक्का, इन तमाम प्रकार की चीजों की सप्लाई करने का जिम्मा भारत के ऊपर दे दिया गया था। तो भारत से भारी मात्रा में खाद्यान्न पदार्थ, फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, फाइनेंस, पैसा, वॉर यूटिलिटीज और युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाले बहुत सारे सामग्री के सप्लाई की जिम्मेदारी भारत के ऊपर जो है वो डाल दी गई थी। और इसी के चलते भारत में उस समय कुछ फैक्ट्रियां भी स्थापित की अंग्रेजों ने भी और कुछ भारतीय लोगों ने भी, ताकि युद्ध में जो जरूरी चीज है उसकी सप्लाई भारत से की जा सके। लेबर वर्क्स, अब चूंकि एक तरफ भारत में ज्यादा से ज्यादा जो किसान थे और मजदूर थे, उनको जबरन फोर्स में भर्ती करके उनको अफ्रीका और यूरोप में लड़ने के लिए भेज दिया गया, तो भारत में वर्कफोर्स की कमी हो गई। इस वर्कफोर्स को पूरा करने के लिए जितना लेबर भारत में बचा हुआ था, उनसे हद से ज्यादा काम लेना शुरू किया गया। ठीक है, तो लेबर वर्क्स ज्यादा मोर, लेकिन उनको पेमेंट जो है वो उतने उससे भी कम दिया जाता था। ठीक, अब चूंकि ज्यादा से ज्यादा भारत के जो किसान वगैरह थे उसको तो सेना में भर्ती कर लिया गया, तो फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न पदार्थ की जो सप्लाई थी भारत में, उसमें कमी हो गई, क्योंकि जितना हम उपजाते थे, एक तो उसमें हमें भी अपना पूरा करना है, यूरोप भी भेजना है, तो यूरोप तो भेजते ही भेजते थे, प्रोडक्शन भी कम हो चुका था, इसलिए भारत में जो है फूड क्रॉप्स का शॉर्टेज हो गया इंडिया में, जिसके कारण भारत के कई इलाकों में अकाल जैसी स्थिति का सामना जो है वो करना पड़ा। ठीक, अब जब अकाल जैसी स्थिति आ गई, लोग भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, इसके कारण बीमारियां भी भारत में फैलने लगी और एपिडेमिक्स, महामारी फैलने लगी, लाइक इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी भारत में फैलने लगी, जिसमें से 12 से 13 मिलियन भारतीय लोग यहां पर मारे गए थे, खाली बीमारी और भूख के कारण। डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड, खास करके ऐसी चीजें जिनका युद्ध में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे जूट और जूट के बने हुए रस्सी, जूट के बने हुए थैले, इनकी डिमांड, क्लॉथ्स, विभिन्न प्रकार के कपड़े, इन सब की मांग जो है वो युद्ध के समय बढ़ जाती है और इनका प्रोडक्शन भारत में जो है वो करवाया जाता था। ठीक है, अब इनके प्रोडक्शन करने के लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, ब्रिटेन के पूंजीपति लोग भारत में आकर के फैक्ट्रियां लगाना शुरू किए और यहां से वो युद्ध की सामग्री बनाते थे और वो ब्रिटेन को बेच करके, अपने ही देश को बेच करके वो लाभ भी कमाते थे। ठीक है, इधर भारतीय मजदूरों का शोषण करके उनको कम से कम पैसा देते थे और अपना मुनाफा कमाते थे। सप्लाई बोटलनेक, अब भारत से जो भारत उस समय दूसरे कई देशों को अपना कुछ माल बेचा करता था, तो चूंकि पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाज वगैरह प्रॉपर चल नहीं रहे हैं, इसलिए भारत की ओर से जो एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता था कुछ और देशों को, उसमें गिरावट आई और भारत को माने हर तरीके से नुकसान हो रहा है इस युद्ध में, आप देख सकते हैं। ठीक है, ड्रेन ऑफ इंडियन इकोनॉमी या ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत की अर्थव्यवस्था या भारत से जो संपदा है वो भारत के बाहर निकलना शुरू हुआ युद्ध के समय, क्योंकि ब्रिटेन को हमने युद्ध के समय नकदी भी दिया, नकदी का मतलब पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, काइंड्स माने विभिन्न प्रकार की वस्तु, जिसमें जानवर, घोड़े, गधे, ये सब हमने अपने तरफ से उनको दिया था। गुड्स, अनेक प्रकार की वस्तुएं हमने उनको दी। ठीक है, और लोन इत्यादि भी का जो कर्जा था वो भारत के ऊपर चढ़ गया और कुल मिलाकर एस्टीमेट लगाया गया है कि लगभग 370 मिलियन पाउंड, यानी 37 करोड़ पाउंड ब्रिटेन ने भारत से नकद के रूप में, वस्तुओं के रूप में लिया था। अब 37 करोड़ पाउंड माने एक पाउंड उस समय लगभग 20 रुपए का हुआ करता था, तो आप तय कर लें कि 37 गुणित 20, ठीक है, तो कितना करोड़ रुपया भारत पर जो है वो लादा गया था। ठीक है, हालांकि इसका एक थोड़ा सा फायदा भारत के लिए यह हुआ कि कॉटन, जूट और स्टील इंडस्ट्री भारत में उस समय, क्योंकि इन तीनों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, कॉटन और कॉटन से बने हुए कपड़े, जूट से बने हुए जो वस्तुएं हैं, और स्टील, क्योंकि उस समय भारत में रेल का विकास भी तेजी से करना था, इसलिए इस्पात से बनी हुई चीजों की मांग भी तेजी से बढ़ी थी। इसके अलावा हथियार बनाने में भी इस्पात का उपयोग होता था। तो ये तीन इंडस्ट्रीज
उस समय भारत में पनपी थी, और तो ये तीनों इंडस्ट्रीज जो है वो बेनिफिट हुए थे, उनको लाभ पहुंचा था, और ये मौका भी था भारत के पूंजीपतियों के लिए, ठीक है। तो बूस्टेड इंडियन कैपिटलिज्म, इसी समय जमशेदजी टाटा जैसे लोगों ने अपनी पूंजी लगा करके भारत में स्टील उद्योग को खड़ा किया, ठीक है। और कुछ पारसी लोग थे जिन्होंने कपास और जूट इंडस्ट्री लगा करके, यानी भारतीय पूंजीपतियों के लिए भी एक अवसर था, और उन्होंने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगा करके अपनी शुरुआत किया था। तो ये तो इकोनॉमिक इंपैक्ट था। कुल मिला के इकोनॉमिक इंपैक्ट में एक लाइन में देखा जाए तो ब्रिटेन ने युद्ध तो लड़ा, लेकिन उसने उसके लिए जो जरूरी पैसा है, जरूरी सामान है और जरूरी मिलिट्री फोर्स है, उसमें उसके लिए उसने भारत का उपयोग किया और भारत का शोषण किया, भारत का दोहन किया। इसलिए 1918 में अमेरिका की जो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने लिखा था कि ब्रिटेन को सदैव भारत का ऋणी होना चाहिए, ठीक है। ये अलग बात है कि ना ब्रिटेन का भी ऋणी हुआ भारत का, ना खुद अमेरिका। अब देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ, राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ। रिटर्न ऑफ सोल्जर्स आफ्टर वॉर, हमारे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, वो पहली बार भारत के बाहर निकल करके यूरोप में गए थे, और जब वो यूरोप गए तो वहां पर उन्होंने फ्रांस, बेल्जियम, टर्की, रसिया और भी बेल्जियम इत्यादि जगहों में उनको रिक्रूट किया गया था लड़ाई लड़ने के लिए। तो वहां पर जब ये थे तो ये फ्रांस के सैनिकों के साथ में, अमेरिका के सैनिकों के साथ में, ब्रिटेन के सैनिकों के साथ में, इन सारे सैनिकों के साथ में मिलकर के युद्ध लड़ते थे। इसके अलावा वहां की आबो हवा को इन्होंने जब देखा समझा तो उनका काफी ज्ञानवर्धन हुआ, और इनको समझ में आया कि ये जो ब्रिटेन है ये वास्तव में किस हद तक का शोषण जो है वो हमारे ऊपर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपनी आंखों से अंग्रेजों को, ब्रिटेन के लोगों को जब लड़ते देखा, और ब्रिटेन की कई युद्धों में पराजय भी हुई थी, क्योंकि 4.5 साल चला है ये प्रथम विश्व युद्ध, और इसके अंदर छोटे छोटे कई युद्ध हुए, और कई युद्धों में ब्रिटेन की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, ठीक है। और भारतीय सैनिकों ने अपना महान वीरता भी यहां पर प्रदर्शित किया था। तो इस युद्ध में उनको पता चला कि अगर जो हमारे सैनिक थे उनको पता चला कि भारत कितना पिछड़ा हुआ है, भारत का कितना शोषण किया जाता है, और अंग्रेज फिसड्डी हैं, ये केवल हमें डरा करके हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो उनको कई रियलिटीज अंग्रेजों की समझ में आई, ठीक है। देश दुनिया को देखा तो उनकी बुद्धि खुली। इसलिए जब वो बाहर लौट के आए वापस भारत में, तो टेल्स रियलिटी ऑफ ब्रिटिश पावर, तो उन्होंने अंग्रेजों की जो हकीकत है उसको बताया कि ये फिसड्डी है, इनमें कोई दम नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली इन पंजाब, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लड़ने के लिए लोग पहुंचे थे सैनिक, भारतीय सैनिक, उनमें पंजाब से जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसलिए पंजाब में इस बात का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, ठीक है। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगेंस्ट ब्रिटिश इंक्रीज्ड, और पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने जो लौट कर आए थे उन्होंने भारतीय जनता को जागृत किया, उनको बताया कि इनमें कोई दम नहीं है, ये शोषणकारी है, इनको तो हमने खुद युद्ध में कई बार लड़ते और मरते हुए देखा है, इनमें कोई दम नहीं है, अगर हम मिलके लड़े तो इनकी तो हम बैंड बजा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की भावना लोगों के अंदर जगाया, तो इससे भारत में राष्ट्रवाद को बल मिला, ठीक है। ये पहला बहुत महत्वपूर्ण जो पॉजिटिव इंपैक्ट है भारत पर पॉलिटिकली रूप से वो पड़ा। दूसरा, कॉर्सिव रिक्रूटमेंट, क्योंकि अंग्रेज भारत की जो जनता थी उनको जबरदस्ती बलपूर्वक सेना में भर्ती कर रही थी। कुछ लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते थे। अब जब बलपूर्वक भर्ती करके हमारे लोगों को यहां वहां लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, और उनकी मृत्यु की समाचार जब भारत को मिलता था, तो भारत के लोगों के मन में अंग्रेज के प्रति काफी गुस्सा जो है वो भड़का, ठीक है। और फिर बाद में इस गुस्से ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जब गांधी आएंगे तो उनका साथ देने का ये लोग अपना मन बनाते हैं। सोशल इंपैक्ट, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? आंकड़े बताते हैं कि 1911 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद जो 1921 में जनगणना हुई, तो उसमें खास करके वे भारतीय सैनिक जो बाहर लड़ने गए थे, तो उन कम्युनिटीज में लिटरेसी बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये लोग देश दुनिया देख के आए थे, इन्होंने आधुनिक ज्ञान विज्ञान शिक्षा का महत्व बाहर जाकर के देखा समझा। इसलिए जब वो लौट के आए तो खुद भी शिक्षित हुए, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करने का काम किया। और चूंकि ये 4-4.5 साल यूरोप के अनेक देशों में रहे, तो वहां रहकर के इन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी, टूटी फूटी फ्रांसीसी, ठीक है,
और कुछ आधुनिक ज्ञान विज्ञान इत्यादि सीखा तो लिटरेसी रेट में वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, दूसरा ये है रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री इंक्रीज। भारत में भारतीय सैनिकों की वीरता की जब खबरें आती थी, इतने लोगों को विक्टोरिया मेडल मिला, तो इन सब से भारतीय सेना का सम्मान जो है वो भारत में बढ़ा, भारत के लोगों की दृष्टि में बढ़ा। इससे भारतीय सैनिकों के मन में आत्मविश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने ये आत्मविश्वास भारतीय जनता के मन में भी भरने का काम किया। इसके डेवलपमेंट, अब चूंकि उस समय युद्ध के समय में डॉक्टर और नर्सेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए भारत के कुछ सेमी स्किल्ड लोगों को जो थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करते थे अपने, उनको नर्सिंग और डॉक्टर के काम में जो है वो भर्ती किया गया। इसके अलावा युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र बनाने की भी काफी जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी भारतीय मजदूरों को शामिल किया गया था। तो इससे हमारे यहाँ के लोगों में नर्सिंग की, डॉक्टरी की और आर्मरी हथियार बनाने की कला का विकास जो है वो हुआ था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सोशल इंपैक्ट है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट नेगेटिव हो जाएगा और पॉलिटिकल इंपैक्ट पॉजिटिव है, सोशल इंपैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे इंपैक्ट भारत पर पड़े। ठीक, तो यदि पॉजिटिव इंपैक्ट में देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने तक अंग्रेजों की असलियत भारत के सामने आ चुकी थी और यह बात तय हो चुकी थी कि अंग्रेज महान शोषणकारी शासक हैं। अंग्रेज केवल अस्त्र शस्त्र की बल पर लड़ना चाहते हैं। इनका आंतरिक मनोबल, इनका भौतिक मनोबल बहुत कमजोर है। इन्हें हम अगर मिल करके लड़े तो इनको हम परास्त कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब ये हमारे सैनिक बाहर लड़ रहे थे तो इन्होंने देखा कि लोग अपनी राष्ट्रीयता के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने आधुनिक सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं। तो जब वो वापस वहां से लौटे तो उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना, स्वतंत्रता की चाह मन में भरी हुई थी। ठीक है, तो ये फायदा हुआ। अब प्रश्न ये है कि व्हाई डिड इंडिया सपोर्ट, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ क्यों दिया, क्यों उसका समर्थन किया, इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट ये है, इंडियन कंट्रीब्यूशन वुड रिजल्ट इन ब्रिटेन्स बेनेवोलेंस टुवर्ड्स द नेटिव्स एंड वुड ग्रांट देम मोर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। जो लोग भारत का साथ दे रहे थे, जैसे मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट में भी तिलक हैं, मुस्लिम्स हैं, जो साथ दे रहे थे, तो भारत द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के पीछे कारण यह था कि उनका यह विचार था कि ब्रिटेन अभी मुसीबत में है और अगर हम ब्रिटेन का साथ देंगे तो शायद ब्रिटेन युद्ध के बाद हमारे प्रति सहानुभूति दिखाएगा, हमारे प्रति उदारता और दया का व्यवहार करेगा और हमारे लिए कुछ सुधार करेगा, कुछ संवैधानिक सुधार करेगा, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को रखा जाएगा, भारतीयों के प्रति उनका नजरिया बदलेगा, नस्लीय भेदभाव जो हमारे खिलाफ वो करते हैं वो नहीं करेंगे और हो सकता है कि युद्ध के समाप्त होने पर भारत को कुछ बेहतर चीजें ब्रिटेन की ओर से मिलें। इस आशा में जो है अंग्रेजों का साथ दिया गया। अब देखते हैं ये आशा पूरी होती है कि नहीं। ठीक है, दूसरा था इंडियन आर्मी वाज डिस्टेंट फ्रॉम नेशनल मूवमेंट। चूंकि हम जानते हैं कि जो भारतीय सैनिक होते थे उनको भारतीय समाज से दूर रखा जाता था, उनको अखबार, सिनेमा, साहित्य, सब प्रकार के गतिविधियों से दूर रखा जाता था और उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना, जो कि इस प्रकार की भावना भरी गई थी कि हम ही तुम्हारे मालिक हैं और हमारी ही भलाई में तुम्हारी भलाई है, हमारी बुराई में तुम्हारी बुराई है। ठीक है, इसलिए वो जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसको भारतीय सैनिक समझ ही नहीं पाए थे और वो अंग्रेजों के हित में ही अपना हित समझते थे, इसलिए वो मजबूर थे कि उनको युद्ध में भाग लेना ही पड़ा। ठीक है, तीसरी बात, इंडियन कस्टम ऑफ सैक्रिफाइस, लॉयल्टी एंड ड्यूटी। इसके अलावा भारत की ये परंपरा है, भारतीय सैनिकों की ये परंपरा है कि वो जिसकी भी अंडर में नौकरी करते हैं, वो जिसके भी सैनिक होते हैं, उसके प्रति अपना जान देना अपना कर्तव्य समझते हैं। ठीक है, तो वो सैनिक चाहे भारतीय राजाओं का सैनिक रहा हो, चाहे मुगल काल में मुगल शासकों का सैनिक रहा हो, चाहे अंग्रेजी काल में अंग्रेजियों का सैनिक रहा हो, भारतीय सैनिक की यही परंपरा है कि वो जिसके अंडर भी सैनिक का काम करता है उसके प्रति सेवा, बलिदान और त्याग करना अपना कर्तव्य समझता है, उसके प्रति वफादार बने रहना अपना कर्तव्य समझता है। मुसीबत में उसको छोड़ना भारतीय सैनिक का जो नेचर है वो नहीं है। ठीक है, इसलिए भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो उनके खून में था, युद्ध में उनको भाग लेना। ठीक है,
इसके अलावा मॉडरेट्स लोगों ने यह बताया कि ब्रिटेन इज अवर मास्टर, हमारा स्वामी ब्रिटेन है, और हिज सफरिंग इज अवर्स, उसका दुख हमारा दुख है, इसलिए हमें अंग्रेजों से जो कुछ भी चाहिए और अंग्रेजों के साथ हमारे जो भी मतभेद है हम वो युद्ध समाप्त होने के बाद सुलझा लेंगे। अभी हमारा कर्तव्य है कि हम अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के अंग्रेजों की मदद करें। इस प्रकार की भावना मॉडरेट लीडर्स ने घूम घूम करके लोगों के बीच में फैलाई थी। इन बातों ने मजबूर किया, विवश किया भारत को कि वो अपनी परंपरा के हिसाब से, कुछ युद्ध के बाद मिलने की आशा से, ठीक है, और अपना कर्तव्य समझते हुए ब्रिटेन का साथ दे। ठीक है, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, जब ये युद्ध समाप्त हुआ, क्या महत्व है इस युद्ध का भारत के लिए, देखते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव महत्व है, क्या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भारत पर पड़ा, ये हम देखते हैं। मैच्योरिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद कुछ और ज्यादा मैच्योर हुआ। इसके मैच्योर होने के दो कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद मैच्योर हुआ, बढ़ा, उसके दो कारण। पहला कारण यह था कि युद्ध के पश्चात जो हमारे सैनिक वापस लौट के आए थे विभिन्न देशों से, उन्होंने जब दुनिया के कई देशों में घूमा फिरा और वहां पर जो राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की चाह उन्होंने देखी और उन्होंने महसूस किया कि हम कैसे गुलाम हैं और ये लोग कैसे रहते हैं, तो वो भावना उनके मन में खुद आई और उन्होंने भारत की जनता के मन में भी ये भावना जगाई। इससे भारत का राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, पहला कारण। दूसरा कारण, जो आशा लिए हम बैठे थे कि जब युद्ध खत्म होगा तो अंग्रेज भारत को कुछ रियायत देंगे, कुछ छूट देंगे, वो कोई भी छूट जब नहीं मिला हमें, ना एक्सट्रीमिस्ट को कुछ मिला, ना मॉडरेट्स को कुछ मिला, ना मुस्लिम्स को मिला, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें आपस में ही मिलकर के इनसे लड़ना होगा, इनके भरोसे कुछ नहीं हो सकता। तो इन दो तरीकों ने भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत किया। दूसरी, मिथ ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ब्रोकन डाउन, हमें ये भरोसा था कि अंग्रेज तो बड़े महान हैं, अंग्रेज बड़े शक्तिशाली हैं, अंग्रेज बड़े जुझारू होते हैं, ये हमारे अंदर एक बल था, हमारे अंदर एक ये मिथ था कि ये गोरी नस्ल के लोग, ये अच्छे शासक होते हैं, ये बहादुर होते हैं, ये युद्ध लड़ना और जीतना जानते हैं। ये तमाम मिथ हमारे दिमाग से खत्म हुआ जब भारतीय सैनिक लौट के आए और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों को पिटते देखा है, कैसे कि युद्ध में अंग्रेजों को हमने हारते और आत्मसमर्पण करते हुए देखा है। तो ये जो भरोसा था, एक मिथ बना हुआ था हमारे दिमाग में, टूटा कि अंग्रेज सर्वोच्च हैं। उनको लगा नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी जो ब्रिटेन वाला पक्ष था, अगर वो जीता है तो उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। तो भारतीय सैनिकों ने बताया कि इस युद्ध को जीतने में अंग्रेजों की सेना तो हार रही थी, अंग्रेजों की सेना का मनोबल हमने बढ़ाया, हमने बड़े बड़े बलिदान दिए और हमने यूरोप की विकट परिस्थितियों में, कई बार बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों ने डट करके अपनी जो सेवा है वो दिया था। ठीक है, मिथ ऑफ ब्रिटिश फेयरनेस ब्रोकन फॉर मॉडरेट्स, हमारे मॉडरेट लीडर्स को बड़ा भरोसा था कि अंग्रेज बड़े न्यायी व्यक्ति होते हैं और उनको भरोसा था कि नहीं, अगर हम युद्ध में इनका साथ देंगे तो ये हमारे प्रति जरूर न्याय करेंगे, ये इतने अन्यायी शासक नहीं है। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया और कुछ नहीं मिला भारत को, न मॉडरेट्स को कुछ मिला, न एक्सट्रीमिस्ट को, तो ये भ्रम मॉडरेट्स के दिमाग से टूटा कि नहीं, अंग्रेज न्यायी होते हैं, ये भ्रम भी मॉडरेट्स के दिमाग से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कई जो मिथ ब्रिटेन के प्रति हमने बना रखे थे, उन मिथकों को तोड़ने का काम इस युद्ध ने किया था। न्यू अप्रोचेस फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इसी के बाद गांधी आते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन सत्याग्रह जो होता है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू करते हैं। और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलन के नए नए तरीके, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ठीक है, इस प्रकार के नए सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते हैं। रिटर्न्ड सोल्जर्स रेज द मोरल ऑफ मासेस, जो लौटने वाले सैनिक थे उन्होंने भारतीय जनता के आत्मविश्वास को बढ़ाया, अपनी वीरता की कहानी और अंग्रेजों की कायरता की कहानी और देश दुनिया में उन्होंने जो देखा वो सब जब बताया तो भारतीय जनता के मन में आत्मविश्वास बढ़ा। फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर 1917 में ही, बीच में ही रसिया इस युद्ध से विड्रॉ कर लेता है और यूएसएसआर नामक एक संगठन बनाता है। 12-13 देश मिलकर ये संगठन बनाते हैं और वहां पर साम्यवाद, कम्युनिज्म की पॉलिसी के आधार पर यूएसएसआर का गठन होता है और इसका प्रभाव दुनिया के कई देशों पर
भारत में भी पड़ता है और भारत में भी साम्यवाद, समाजवाद की विचार का जन्म होता है और 1921 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी पार्टीज का गठन होता है, जो कि कट्टर अंग्रेज थे, कट्टर ब्रिटिश पॉलिसीज थी, ठीक है, कट्टर कैपिटलिस्ट थे। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पोस्ट वॉर, युद्ध खत्म होने के बाद जो कुछ हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और अंग्रेज सरकार ने भारत को थैंक्स कहने के अलावा, थैंक्स कहने के बजाय भारत को और भी जो है भारत का और ज्यादा शोषण करना शुरू किया और ऐसे ऐसे उटपटांग कानून बनाए जिससे भारत की जो पीड़ा थी वो और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कानून थे जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इस कानून में भारतीयों को बहुत कुछ देने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन ना के बराबर दिया गया। ठीक, रोलेट एक्ट एक कानून ऐसा बनाया गया था जिसमें भारतीयों को कोई भी दलील रखने, वकील रखने की इजाजत नहीं थी। किसी भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति को शक के आधार पर अंग्रेज जब चाहे तब जेल में ले जाके डाल सकते हैं और जब तक उनकी मर्जी ना हो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कोई वकील, कोई दलील, कोई अपील की व्यवस्था इसमें नहीं थी। ऐसा ये काला कानून था, रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग मैसकैरी, जलियांवाला बाग पंजाब में एक जगह, वहां पर लोहड़ी मनाने के लिए पंजाबी लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, ठीक है, और वहां मार्शल कानून लगा दिया गया।